हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR सीरीज का वीडियो लेकर आ चुका हूं। क्या होता है यार? LMR का मतलब होता है लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूरा का पूरा साल भर आपके लिए मेहनत करके रेगुलर लेक्चर वीडियोस पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपको देखने के लिए आपके जो कंटेंट्स है वो पहले से ही प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर। बस आपको जो भी चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ना है, आप उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, आगे JR ट्यूटोरियल्स लिख दीजिए, लेक्चर बाय लेक्चर आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। लेकिन अभी साइंस 1 का एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए कुछ ना कुछ रिवाइज करने के लिए लेकर आएंगे। तो आज हम एक और चैप्टर रिवाइज कराने के लिए लेकर आ गए हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराने के लिए लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है मेटलर्जी। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, लेकिन इजी है, टेंशन मत लेना। लोग बोलते टफ है लेकिन इजी है। कुछ चीजें बताने वालों, केमिकल रिएक्शंस का पार्ट बताने वालों, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, उसके बारे में चीजें, आयोनिक कंपाउंड के बारे में हर चीज आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप एंड तक देख लेना और हमारा जो LMR वीडियो सीरीज है उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज रिएक्टिव जो चीजें होती है उसके बारे में पढ़ना है। यानी जो मेटल्स होते हैं ना, अब मेटल्स आप जानते हो कि मेटल्स हैव ए वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है मेटल्स के अंदर। तो उसी प्रकार हम बात करेंगे मेटल्स जो होता है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। मेटल्स जो होते हैं ना बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो बहुत ही इजीली रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं तो दे लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बन जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बन जाते हैं वो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। याद रखना, मेटल्स आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि रीजन सिंपल सा ये है, समझ लो मैं एक इंसान हूं और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिविटी। नेगेटिव साइन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है मतलब मेरे पास नेगेटिविटी है। अब उसको मैं लूज कर दूं, मतलब मैं खो दूं, मतलब मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। मेरे अंदर से नेगेटिविटी चली गई तो मैं क्या बन गया? पॉजिटिव। उसी प्रकार मेटल्स के पास जब रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूज कर देते हैं, इसी वजह से वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शंस होता है, ये सब जानेंगे। और ये वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हो कि मेरा बोलने का स्पीड भी थोड़ा फास्ट है, और मैं इसीलिए करा रहा हूं कि आपको कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज देना है, ठीक है ना? आपको कोई 3 घंटा 4 घंटे का लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन आपका ये जो टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए। आपको सेल्फ स्टडी करना है, इसमें आपको बुक्स लेके बैठने हैं, आंसर्स को लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं, ना कि 4-4 5-5 घंटा लेक्चर वीडियो देखना है। तो ये अभी आपके पास समय ऐसा है जो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान में रखो। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ध्यान में रख लो। सबसे पहला जो एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स, हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स अलग अलग चीजों की वजह से होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेकर आया हूं। पहला, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे कि समझ लो कि मेरे पास एक एलिमेंट है। क्या नाम है वो एलिमेंट का? मेरे पास वो एलिमेंट है जो कि है सोडियम। अब मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले रहा हूं, ठीक है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले लिया। अब यही सोडियम के साथ मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा, O2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? व्हेनेवर सोडियम गेट्स रिएक्टेड टू ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यही सोडियम ऑक्साइड को मैं ले लूं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड को ले लूं और इसके साथ मैं प्लस कर दूं वाटर को, पानी के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा? ये सोडियम है, इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि whenever we react any metal, ये मेटल दिख रहा है, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल है, तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन वही चीज को अगर पानी के साथ फिर से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, समझ लो कि एक मैग्नीशियम मेरा एक एलिमेंट होता है, मतलब मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। अब वही मेटल के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करूं तो क्या बनेगा? मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? वैसे ही बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने, तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ। अब दूसरा रिएक्शन है विथ वाटर। पानी के साथ कैसा रिएक्शन होगा ये हम लोग देखेंगे। विथ वाटर यानी कि पानी के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है। अब समझ लो एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, जैसे कि बहुत सिंपल सा एलिमेंट है, एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैं क्या ले रहा हूं? कैल्शियम ले रहा हूं। कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं हम लोग। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम मैंने ले लिया, साथ में मैंने वाटर ले लिया, पानी आपको बताइए। तो कैल्शियम और वाटर ये दोनों ले लिया मैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 2 molecules of calcium plus 2 molecules of water will get
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट जो चूना होता है ना वही होता है ये। तो कैल्शियम के साथ जब मैंने पानी रिएक्ट किया तो क्या बन जाता है, उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एंड साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गया, बाहर निकल गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखो ये चैप्टर में ना 2 हिस्सा है। एक हिस्सा आपका मेटलर्जी का पार्ट है, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, बॉक्साइट होता है, कौन कौन सा मेथड होता है, फ्लोटेशन मेथड हो गया, विमफ्री मेथड हो गया, ये सभी चीज हमें आपको एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा उसमें अलग से बता दूंगा। लेकिन ये जो एलएमआर का वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें मेटलर्जी का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें मोस्टली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड आयोनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराने वाला हूं। तो 2 चीज आपको मैंने पढ़ा दिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ऑक्सीजन का तो वाटर के साथ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो मेटल्स के साथ होते हैं, दो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आप लोग इसको बाद में याद रख सको। अब मेटल्स के साथ और क्या रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो और भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लो एक मेटल्स है, उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं नाइट्रिक एसिड के साथ, विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लेकर आया हूं, एक एलिमेंट है मेरे पास, मेटल है जिसका नाम है कॉपर। ये आप सब जानते होंगे कॉपर। कॉपर के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूं मेरा नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग HNO3 बोलते हैं। ये दिस इज माय नाइट्रिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है। तो नाइट्रिक एसिड है, कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लिया। तो कॉपर के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, CuNO3 एंड ट्वाइस। ठीक है, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, एंड साथ ही में लिबरेट हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चला कि whenever we react any metal with nitric acid it forms its nitrate। कॉपर था इसलिए कॉपर नाइट्रेट बना लिया, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना लेता, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग अलग चीजों से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान लगा के देखना इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है। रिएक्टिविटी सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे। क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, बताऊंगा। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको थोड़ा समझो। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्शन। अब आप एक चीज समझते हो, हम मेटल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं दुनिया में, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, लेकिन ये सभी का जो रिएक्शन करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली मतलब आराम से रिएक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये 3 कैटेगरी है। तो यानी कि मेटल्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। एक होते हैं ऐसे वाले जो एकदम फास्ट रिएक्ट कर देंगे, एक ऐसे वाले होते हैं जो थोड़े मीडियम लेवल पे एक करते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो एकदम लेस रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझेगा कि मैं आपको अभी एक कॉलम बना के दिखाऊंगा। देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट है जैसे पोटेशियम। तो पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद जो आता है वो आता है सोडियम, ठीक है, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आता है कैल्शियम। यानी ये 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि पहले वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, जो कि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट है जो एकदम हाईली है, लेकिन उसमें भी हाईली सबसे ज्यादा कौन है, सबसे टॉप पे बैठा है पोटेशियम, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद कैल्शियम है। ये हो गया पहला कैटेगरी, दैट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होता है वो जनरली किसके साथ होता है, वाटर के साथ होता है। मतलब ये एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जनरली वाटर के साथ अपना रिएक्शन करते हैं। दूसरा कैटेगरी मॉडरेट वाले। तो मॉडरेट रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसमें भी एलिमेंट होते हैं जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप जानते हो दोस्तों, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है आयरन, फेरस बोलते हैं ना आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, उसके बाद होता है टिन, ठीक है, टिन आप जानते हो, उसके बाद होता है लीड। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेकंड कैटेगरी पे रखा है, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और इसमें भी सीरीज कैसा है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फेरस, टिन, लीड। यानी कि सबसे ज्यादा हाईली पोटेशियम था, ये पूरा ग्रुप है इन लोगों का हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसमें भी हाईएस्ट पे कौन है, मैग्नीशियम। और ये जनरली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ।
यानी कि विथ एसिड्स। जो अभी अभी हमने रिएक्शंस देखा था ना, इसके पहले कई सारे रिएक्शंस हमने देखे, उसमें भी आपने देखा होगा एसिड के साथ या तो रिएक्शन हो रहा था या तो वो रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ। तो यही दो चीज के साथ ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ज्यादातर। और एक तीसरा भी कैटेगरी है लेस रिएक्टिव, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, जैसे कि यहां पे आ जाता है हमारा कॉपर, ठीक है ना, कॉपर हो गया। कॉपर के बाद आ जाता है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी के बाद आ जाता है दोस्तों सिल्वर, एंड सबसे लास्ट में बताऊं आ जाता है गोल्ड, यानी सोना, खरा सोना, ठीक है। सोना आप जानते हो उसके ज्वेलरीज बनाते हैं। तो ये जो सोना होता है, ठीक है ना, सोना ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, नहीं तो अगर ये रिएक्ट करता ना तो हम जो सोना पहनते हैं ना वो बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता। पर ऐसा होता है कि हम कितने साल से भी हम तो पहनते नहीं है सोना, बॉयज वो तो बहुत कम पहनते हैं, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, पर हमारी जो मम्मी होती है, जो फीमेल्स होती हैं, वो आप देखोगे ना, आपकी बहन होगी या फिर कोई मम्मी होगी, उनको देख लेना तो उन्होंने सोने के ना आभूषण पहने होंगे, ज्वेलरीज, कान के झुमके, नाक के हो गए, या फिर ज्वेलरी पहना होगा ना, वो देखना साल साल हो जाते हैं लेकिन वैसे का वैसी चमक रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि गोल्ड बेचारा सबसे लेस रिएक्टिव है। देखो सबसे लास्ट में है ये, सबसे टॉप पे कौन है? पोटेशियम, सबसे लास्ट में गोल्ड है। ये बेचारा इतना लेस रिएक्टिव है कि जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। वैसे ही उसके ऊपर है सिल्वर, फिर उसके ऊपर है मर्क्यूरी, फिर उसके ऊपर है कॉपर। तो इस हिसाब से सीरीज है। तो ये वाले एकदम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये वाले मॉडरेटली रिएक्टिव, और ये वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। और ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली किसके साथ रिएक्ट करते हैं? या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर वो करते ही नहीं है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट चीज है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ही, एक और पार्ट में आपको बता रहा हूं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, हमेशा याद रखना कि मेटल्स के साथ जब भी अगर कोई एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ जब भी एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है? वो एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड। कैसे बनाएगा आयोनिक कंपाउंड? देखो, मेटल एक ले लेता हूं मैं सोडियम नाम का, प्लस रिएक्ट करता हूं एक नॉन मेटल क्लोरीन नाम का, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? NaCl, और NaCl मतलब आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। ये चीज आपको याद रखना। मतलब इससे पता क्या चला कि when we react a metal and non metal together will form आयोनिक कंपाउंड। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा अगला कैटेगरी है, अगला पार्ट है हमारे इस टॉपिक का, जो कि है दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ध्यान लगा के देखते रहो। छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा तरीका वही है कि मैं आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज दे पाऊं, ठीक है ना। तो ध्यान लगा के देखते रहो बस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल इज नथिंग बट टाइप ऑफ एलिमेंट जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। दे आर ब्रिटल, मतलब टूट के बिखर जाते जल्दी, मैलेबिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, चलो वो ठीक है। लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग वही पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में अगर देखेंगे, सबसे पहला जो नॉन मेटल होता है वो रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन। सेम जैसे एलिमेंट के साथ, मेटल्स के साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया था, वैसे यहाँ पे नॉन मेटल के साथ करूंगा। तो एक नॉन मेटल ले लेता हूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक नॉन मेटल है कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन को प्लस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वैसे सल्फर ले लो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन प्लस करो, बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो उसका वो क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वैसे और भी कई सारे रिएक्शंस है नॉन मेटल्स के अलग अलग चीजों के साथ, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पानी के साथ विथ वाटर, यानी नॉन मेटल का रिएक्शन पानी के साथ कैसा होता है? तो एक नॉन मेटल ले लेता हूं, जैसे क्लोरीन नाम का एक नॉन मेटल है, इसके साथ मैं वाटर को रिएक्ट करता हूं, Cl2 प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये बनाएगा HOCl, ठीक है, प्लस HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना रहा है और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज हमें पता चलता है कि व्हेनेवर द क्लोरीन, यानी कि जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एसिड बनाता है। समझ में आ गया? अब एक और चीज है कि अगर खुद हमारा नॉन मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि विथ एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फीका, यानी कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लोरीन फिर से ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे साथ में ले लेता हूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि एक एसिड है लेकिन थोड़ा सा डाइल्यूट है।
ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो इसका जब रिएक्शन होएगा तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा और बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन जाएगा। एंड साथ में जो ब्रोमीन है वो अलग से सेपरेट होकर निकल जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन जो है वो सेपरेट होकर निकल जाएगा। तो इससे ये पता चला कि जब भी हम लोग कोई नॉन मेटल को एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उल्टा हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाता है। समझ में आ गया। वैसे एक आखिरी रिएक्शन है नॉन मेटल का, अगर मैं ये नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करता हूं, यानी विथ हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जब मैं रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा, यहां पे विथ हाइड्रोजन के केस में बनेगा, एक्चुअल में यहां पे अगर आप देखोगे, समझ लो कि मैं एक नॉन मेटल लेता हूं सल्फर, उसके साथ मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन अगर मैं बताऊं, मैंने ले लिया नाइट्रोजन प्लस मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसको रिएक्ट किया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 बन जाएगा, दैट इज अमोनिया। ये अमोनिया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इससे एक चीज पता चला कि व्हेनेवर वी रिएक्ट एनी नॉन मेटल विथ किससे, हाइड्रोजन से, तो वो उसका क्या बन जाता है, हाइड्राइड बन जाता है, यानी कि एक तरीके से उसके हेल्प से एक नया गैस का फॉर्मेशन बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और एक अमोनिया बन गया। तो ये था हमारा रिएक्शंस, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम में कि राइट डाउन सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसा होगा बता सकते हो, नॉन मेटल का वाटर के साथ कैसा होगा बता सकते हो, नॉन मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ, नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ कैसा होगा, ये सभी चीज आप बता सकते हो। तो ये अपने दिमाग में रखो, बस इतना अगर आप दिमाग में रखोगे तो हर चीज आपको इजी रहेगा। एक एक एग्जांपल जो मैंने आपको कराया, ज्यादा नहीं कराया, इसे देखा जाए तो 3-3 4-4 एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जांपल देखो तो एग्जांपल करा रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें बाय हार्ट हो जाए, याद हो जाए। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगले टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। हमारा एक आखिरी और एक बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, जो कि है आयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा ये आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। देखो यहां पे अब नाम से देखो आयोनिक कंपाउंड, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, 2 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, यानी एक होगा आपका कैटायन, दूसरा कौन होगा, एनायन। जब भी कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को, और एक नया चीज बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, वो एक बनेगा आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि कैटायन एंड एनायंस आर द आयंस, ठीक है, होता है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि समझ लो एक एग्जांपल है मेरे पास सोडियम है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दूसरा है मेरे पास क्लोरीन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों एक दूसरे को जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है NaCl। और NaCl क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड है। और आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे एक चीज पता चला कि व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म बाय 2 डिफरेंट आयंस, दैट इज वन इज पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, दैट इज कैटायन एंड आयन के मिलन से ही आपका आयोनिक कंपाउंड बनता है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता भी है, डेफिनेशन में पूछेगा या फिर शॉर्ट नोट में पूछेगा, एक्सप्लेन आयोनिक कंपाउंड। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं करा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखा भी देता हूं। अब प्रॉपर्टीज के एग्जांपल के तौर पे बात करें कि ये दोनों जो आयंस होते हैं, दैट इज कैटायंस और एनायन, दोनों के मिलन से ही बनता है सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है, आपके लिए सॉल्ट है, जो आप घर में नमक खाते हो ना, वही है ये, ठीक है। तो ये बनता है। तो इसमें अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्या होता है मेन प्रॉपर्टीज की, ये दोनों के बीच में ना एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है इस दोनों आयंस के बीच में। ये दोनों, देखो मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, पूरा आप जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बीच किसके बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में, यानी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक क्या होता है आपके, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वही अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलन होता है इनका, और इसके वजह से हमारा एक नया कंपाउंड बनता है। और हमेशा याद रखना, ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो ज्यादातर क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। क्या बनता है, सॉलिड बनता है। लेकिन एक और इसका एक फंडामेंटल चीजें बता देता हूं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड तो होता है, लेकिन वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सॉलिड चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करें, थोड़ा फोर्स अप्लाई करें, वो टूट के बिखर जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। जैसे ये सॉल्ट मैंने बोला, नमक है, तो नमक के भी गट्ठे पड़ जाते हैं, गट्ठे गोल गोल, थोड़ा सूखने के बाद तो क्या करते हैं आप उसको लेके ना हाथ से थोड़ा सा फोर्स लगा दो, थोड़ा सा टूट के बिखर जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज हो, जैसे कि ये मार्कर सॉलिड चीज है, इसको मैं कितना भी दबा दूं नहीं टूट रहा है, पाउडर नहीं बन रहा है। तो ये चीज क्या है, एक सॉलिड चीज है, ठीक है ना, इट इज हार्ड। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, जैसे नमक वगैरह हो गया, कांच,
कांच का एग्जांपल मैं ऐसे ही दे रहा हूं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसको एलिमेंट में कंसीडर मत करना, वो एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रिटल होता है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड की अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें कि इसमें क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बताता हूं। लेकिन इस आयनिक कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब ये होता है कि समझ लो इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स है। अब ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना, नाम में ही देखो इंटर मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स जो होता है, जो ताकत लग रही है एक दूसरे को चिपका के रखने की, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो खासकर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, गैसेस में सबसे वीक होता है। तो ये सॉलिड है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज बता दूं कि ये जो है आपका, यानी कि जो आपका आयोनिक कंपाउंड है, ये बता दूं, ये होता है सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटल भी है। और हमेशा याद रखना कि एग्जांपल इसका सॉल्ट है, तो सॉल्ट आपने देखा होगा, नमक को पानी में डाल दो घुल जाता है, घोल दो उसको घुल जाएगा, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद रख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और ये इतना सिंपल होता है ना, इसको अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और लिख सकते हो कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। नमक, सॉल्ट वाटर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहीं सुना है? कोई मूवी में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ठीक है ना, बताना मुझे कौन सा मूवी था। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वाटर आयोनिक कंपाउंड, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी। तो आप ये प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, प्लस प्रॉपर्टीज अपने लैंग्वेज में जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू आप लिख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो एलएमआर का, जिसमें देखा जाए तो हमने मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट था इस चैप्टर का वो मैंने कवर करा दिया। लेकिन इसके अंदर एक और टॉपिक्स है, ये चैप्टर के अंदर देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन वाला बॉक्साइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, ये याद रख लो, ये जाके पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर में जाना इस चैप्टर के, चले जाना, हमने पढ़ाया हुआ ये। तो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और बॉक्साइट कैसे बनता है, ये सभी चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। जाओ हमारे रेगुलर लेक्चर्स में जाके देख लो, आपको मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं सेपरेट, लेकिन आप लोग कनेक्टेड रहना, आपको पता चलते रहेगा, हम लोग चीजें डालते रहेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें था इस चैप्टर के अंदर सब मैंने कवर करा दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आते रहेंगे। आईयूपीएससी वीडियोस, जैसे कि आईयूपीएससी नेम कैसे करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स का हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहो, स्टे ट्यून्ड विद अस, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जितना भी हमने रेगुलर लेक्चर वीडियोस इसके पहले कंप्लीट कर रखा है, वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर रखा है, वो सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जिनको नहीं पता उनको शेयर करके बताओ। यहाँ पे वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, और पहले से ही 1 साल से मेहनत किया जा रहा था, पूरा कंटेंट पहले से ही प्रेजेंट है, बस आपको सर्च करना है और उसको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।